अच्छा, मैं आपको थप्पड़ मारूं और आप मुझे कहें कि ओए मुझे क्यों मार रहे हो, तो बात समझ में आती है। आप खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारें और फिर सवाल करते जाएं कि ओ भाई मैं अपने आप को क्यों मार रहा हूं, तो फिर अब इसका कोई आपको क्या जवाब दे। आपके हक में फिर दुआ ही हो सकती है। अब अपने काजी भाई ये फरमा रहे हैं कि अदालती फ़ैसलों की नज़ीरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जजों के पास ये इख्तियार कहाँ से आ जाता है कि वो मार्शल लॉ की तौसीक़ करें। जजों के पास गैर आइनी इक़दामात की तौसीक़ का इख्तियार कहाँ से आ जाता है। चीफ़ जस्टिस साहब, आप चीफ़ जस्टिस हैं, ये सवाल हमसे ना पूछें, अपने आप से पूछें। और अगर आप इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं, ये जो आपने दौरान समाअत अजीबो-गरीब किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, अगर आप इन रिमार्क्स के ज़रिए ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपके अलावा जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो गैर आइनी फ़ैसले देते आए हैं माजी में, और आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आपको याद दिला दें कि अभी आपकी कलम की स्याही भी नहीं सूखी जब पहले पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मंजूर किया था, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मबनी एक कमेटी बनी थी जिसने फैसले करने थे कि कौन सा केस लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। यानी मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं है, ये फैसला हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। और आप अब बार बार क्रेडिट लिया करते थे, ये कहा करते थे कि मैं वो चीफ़ जस्टिस हूँ जो अपने हाथ से इख्तियार छोड़ रहा हूँ, पार्लियामेंट के फैसले का मैं एहतराम करता हूँ, और चीफ़ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है। आइन में मास्टर ऑफ रोस्टर के अल्फाज चीफ़ जस्टिस के लिए कहीं नहीं लिखे हुए, लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो चीफ़ जस्टिस सबसे अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा। बेंच बनाने की पावर चीफ़ जस्टिस अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े फ़ैसले, बिलखसूस बेंचों की तश्कील का फ़ैसला, कौन सा केस लगाना है कौन सा केस नहीं लगाना, कौन सा केस 144A के तहत सुनना है, यानी जो सो मोटो का इख्तियार है वो भी फ़ैसला चीफ़ जस्टिस के पास अकेले नहीं होगा, बल्कि चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की कमेटी ये फ़ैसला करेगी कि किस केस पर सो मोटो लेना है और किस पर नहीं लेना, और ये कि कौन सा केस समाअत के लिए लगाना है कौन सा नहीं लगाना। फिर क्या हुआ, आप एक तरफ तो ये क्रेडिट लेते लेते थक नहीं रहे थे और आप ये कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया और मैं इसके एहतराम में अपने हाथ से इख्तियार छोड़ रहा हूँ, और आपने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके बाद दूसरे नंबर पर सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मिलकर एक कमेटी बना ली थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। फिर क्या हुआ, फिर आप के जो साथी थे जस्टिस मंसूर, उनकी हुकूमत से बिगड़ गई, हुकूमत को वो अच्छे नहीं लगने लगे। उन्होंने फ़ैसला किया कि उनकी जो मोनोपली है, यानी जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर दोनों चूँकि आपके ख़िलाफ़ मिलकर इस कमेटी में किसी केस को लगाने का फ़ैसला कर सकते थे, इसलिए उनकी अक्सरियत को तोड़ने के लिए और आपको अक्सरियत देने के लिए एक तरमीमी आर्डीनेंस जारी कर दिया सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने, जिसके तहत ये कहा गया कि चीफ़ जस्टिस एक सीनियर तरीन जज और तीसरा जज चीफ़ जस्टिस की मर्ज़ी का होगा तो ये कमेटी यूँ तश्कील पाएगी। लिहाजा आपने जस्टिस मुनीब को इस कमेटी से निकाल दिया और अपने और जस्टिस मंसूर के साथ एक और जज को मिलाकर आपने ये कमेटी बना ली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अब एक तो आप कहते थे कि आर्डीनेंस जारी करने का मकसद ही क्या है, जब पार्लियामेंट मौजूद है तो फिर आर्डीनेंस तो आइन की शक्ल बिगाड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इस आर्डीनेंस को फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके तहत आपने ये कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी, जस्टिस मुनीब को निकाल दिया। वेरी गुड, आपने ये काम कर दिया, आपके पास आर्डीनेंस का बहाना था। फिर क्या हुआ, जस्टिस मंसूर इस कमेटी के में नहीं बैठे, उन्होंने एहतजाजन इस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आर्डीनेंस के ज़रिए ये कमेटी तश्कील दी गई है, मैं इसे नहीं मानता, ये पार्लियामेंट की तौहीन है। पार्लियामेंट ने कोई कानून मंसूर किया था, उसके तहत ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये कमेटी बनी थी। अब पार्लियामेंट के कानून पर आर्डीनेंस के ज़रिए से जो हमला किया गया है, शबखून मारा गया है, मैं इसे नहीं मानता। लेकिन आपने जस्टिस मंसूर के बगैर अपने एक साथी जज के साथ मिलकर, हालांकि आइन और कानून तो आपसे तकाजा करता था कि 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी होगी और वो फैसले करेगी कि कौन सा केस लगाना है कौन सा नहीं और किस केस पर सो मोटो लेना है किस पर नहीं, लेकिन आपने जस्टिस मंसूर के इस कमेटी से निकल जाने के बावजूद अपनी मर्ज़ी के जज जस्टिस अमीन के साथ मिलकर कमेटी के मामला चलाने शुरू कर दिए और फैसले करने शुरू कर दिए। तो जनाब चीफ़ जस्टिस साहब, ऐसे होते हैं गैर आइनी इक़दाम जो आप फरमा रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को मावराए आइन इक़दाम करने का इख्तियार किसने दिया है और मावराए आइन यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले करने और उनकी तौसीक करने का इख्तियार कैसे दिया है। तो ऐसे मिला इख्तियार, आप ख़ुद इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कोई आइन और कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जस्टिस मंसूर के बग़ैर आप अपने एक साथी जज के साथ मिलकर इस कमेटी को चलाएं और इसमें आप और आपकी मनपसंद जज मिलकर ये फ़ैसले करें कि कौन सा केस लगाना है और कौन सा नहीं। यानी एक लिहाज से तो फिर मास्टर ऑफ रोस्टर आप अकेले ही बन गए ना, जो कल तक आप खुद ही हमें भाषण दिया करते थे कि चीफ़ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है, क्योंकि उस वक्त चीफ़ जस्टिस आप नहीं थे बल्कि कोई और जज चीफ़ जस्टिस था। आज जब आप चीफ़ जस्टिस हैं और जब आपने देखा कि इस कमेटी के लोग आपके हम ख्याल नहीं हैं, वो आपके हुक्म की अतात नहीं करते, तो आपने उनमें से एक को निकाल बाहर किया, एक को साथ मिलाया और एक से भी अगर आप फैसला कर रहे होते, यानी जस्टिस मंसूर की राय अलग होती और आपके हमनवा जज मिलकर इस कमेटी के मामला चला रहे होते, फिर भी हम कहते हैं कि जमहूरी असूल है जनाब, कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल है तो 2-1 से फैसले हो गए तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा, 2-0 से फैसले हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर एहतजाजन इस कमेटी में नहीं बैठ रहे, तो आप एक साथी जज के साथ मिलकर इसके मामला चला रहे हैं, जिसकी आपको आइन बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। कानून ये कहता है कि 3 जजेस होंगे तो ये कमेटी के मामला चलेंगे, लेकिन आप चला रहे हैं ना अपने एक साथी जज के साथ। तो फिर अब आप बताइए कि जजेस को मावराए आइन इक़दामात की तौसीक का इख्तियार कैसे मिल जाता है। आप ये सवाल जस्टिस मुनीर की रूह से ना पूछें, अपने आप से भी पूछें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप ये सवाल जस्टिस गुलजार से ना पूछें, अपने आप से पूछें, बहुत मेहरबानी होगी। आप ये सवाल सिर्फ जस्टिस अतन मिनल्ला और जस्टिस मंसूर से ना पूछें, अपने आप से भी पूछें, बहुत मेहरबानी होगी।